नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोरल रीफ के बारे में। कोरल रीफ क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बनने के लिए सूटेबल कंडीशंस कौन सी हैं, मैरीन पोल्यूशन क्या होता है, टोल रीफ, बैरियर रीफ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज। और अंतिम में ढेर सारे एमसीक्यूज भी करेंगे। ये जो वीडियो है ये हमारे ज्योग्राफी सीरीज़ का है, जहाँ पर हम लोग पूरी ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया, आपकी इंडियन पॉलिटी, सभी कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। जो पूरा प्लेलिस्ट ज्योग्राफी का वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर जाकर के सारे लेक्चर्स आप मेरे पुराने वाले अभी जो मैंने पब्लिश किए हैं कुछ दिनों पहले, उसको आप देख सकते हैं। देखते समय जो नोट्स है बनाते चलिएगा, और जो टेस्ट है वो सॉल्व कर सकते हैं आप हमारी साइट पे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और जो कम्युनिटी पेज है इस चैनल का वहाँ पर दिया गया है। फ्री टेस्ट है, उसको सॉल्व कीजिएगा। आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ पर आपके गलत हो रहे हैं। सबसे पहले कोरल रीफ होता क्या है। कोरल जो होता है वो पॉलिप का स्केलेटन होता है। पॉलिप होता है एक मैरीन स्पीसी, मतलब कि जो हमारा समुद्र है उसमें रहने वाला एक जीव होता है। पॉलिप जब मरता है तो उसके स्केलेटन जो होते हैं वो एक के ऊपर एक जमा होते रहते हैं। ये जब स्केलेटन जमा होते रहते हैं तो यही आगे जा कर के कोरल रीफ का निर्माण करता है। इसमें दो होता है, इसमें दो जीव होते हैं एक्चुअली। एक होता है पॉलिप, दूसरा होता है जूजेंथलाइन। क्या नाम है उसका? जूजेंथलाइन। जो आपका कोरल होता है, कोरल जूजेंथलाइन के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है। सिम्बायोटिक का मतलब ये होता है कि कुछ हम तुम्हें देते हैं, कुछ आप हमें दो। जैसे कि जो जूजेंथलाइन होता है वो कोरल में आकर के रहता है, तो जूजेंथलाइन को मिलता है आवास, एकोमोडेशन, और जो कोरल होता है इसको मिलता है न्यूट्रिएंट। क्योंकि जूजेंथलाइन जो है इसके पास फोटोसिंथेसिस की पावर है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता है, जिस कारण से सूर्य का जो इंसोलेशन आता है, जो सूर्य का जो प्रकाश आता है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, न्यूट्रिएंट में तब्दील कर सकता है। यही है इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कोरल को क्या मिला? कोरल को मिला न्यूट्रिएंट और आपका जो प्रोटेक्शन है वो, ठीक है, फूड मिला उसको। और जो जूजेंथलाइन है इसको मिल गया आवास, इसको मिल गया प्रोटेक्शन। समझ गए बात? तो ये होता है कोरल रीफ किस तरह से बनता है। ये जो कोरल होता है उसको रीफ बनाने के लिए चाहिए कैल्शियम। कैल्शियम उसको समुद्र के वाटर से, समुद्र के पानी से मिलता है, क्योंकि समुद्र के पानी में सॉल्ट ज़्यादा होता है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि कैल्शियम सल्फेट CaSO4 जो है ना, ये घुला हुआ होता है पानी में, आयनिक कंपाउंड है। तो यहाँ से कैल्शियम का जो पूरा मिनरल है वो इसको मिल जाता है कोरल को, ठीक है ना। और इस तरफ से हमारे जो रीफ हैं वो बनता है। जो हमारा कोरल रीफ होता है उसको समुद्र का रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा होती है। अच्छा, ज़रा एक कॉमन सेंस बताओ, कॉमन सेंस लगाओ। कोरल रीफ की डाइवर्सिटी ज़्यादा क्यों होती है? क्या कारण है? कोई किताब उताब में नहीं मिलेगा आपको, ये सब बस सोचने वाली बात है। आखिर क्या कारण है कि कोरल रीफ का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इतना ज़्यादा है? देखो, उसका सबसे पहला कारण तो ये है कि ये समुद्र का जो तल होता है वो बहुत गहरे में नहीं होता, उथला हुआ ही होता है। चूँकि ये पूरा का पूरा जोन फोटिक जोन है। फोटिक जोन क्या होता है? फोटिक जोन समुद्र का वो जोन होता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँच रहा होता है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँच रहा है, इसको एनर्जी का कांस्टेंट सप्लाई मिल रहा है। चूँकि इसको एनर्जी मिल रही है, कोस्ट के नज़दीक है, तो न्यूट्रिएंट भी मिल रहा है। न्यूट्रिएंट है, एनर्जी है, सब कुछ मिल ही रहा है, तो वहाँ पर जीव तो डेवलप करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। इसी कारण से जो कोरल रीफ होता है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स होता है। आपको मैंने पहले भी बताया कि जो आपका रेन फॉरेस्ट है वो क्यों इतना डाइवर्स होता है, क्या कारण है कि रेन फॉरेस्ट में इतनी डाइवर्सिटी होती है। वो इक्वेटर पर बसा हुआ है। इक्वेटर पर है मतलब उसको इंसोलेशन तो खूब मिलता है, मतलब सूर्य का प्रकाश, एनर्जी जो है वो खूब मिलता है।
इक्वेटोरियल क्लाइमेट में बहुत ही कम परिवर्तन होता है। टेम्परेचर का परिवर्तन 1-2 डिग्री ही होता है साल भर में। साल भर आपको एक ही समान मौसम मिलता है। तो जो क्लाइमेट होता है वहाँ का वो बहुत ही स्टेबल है। वेदर वहाँ का बहुत ही स्टेबल है। स्टेबल का मतलब ये है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उतना ज़्यादा। हमको पता है कि बारिश होगी तो होगी, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि इंसुलेशन ज़्यादा है, क्लाइमेट अब वहाँ का ज़्यादा स्टेबल है, प्लस वहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है। इसी कारण से जीव अडेप्ट हो गए हैं, अपने आप को इन्वायरमेंट के अनुकूल ढाल लिया है। इसी कारण से ज़्यादा जीव वहाँ पर पाए जाते हैं, सब लोग अडेप्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये कारण है रेन फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी का, और ये कारण है कोरल रीफ में डाइवर्सिटी का, ठीक है। ये जो कोरल रीफ होता है वो मैरीन इकोलॉजी के हेल्थ को इंडिकेट करता है। मतलब कि अगर हमारे समुद्र का हेल्थ बढ़िया है तो ये कोरल रीफ खूब फले फूलेगा। मगर जैसे ही मैरीन पोल्यूशन बढ़ेगा, मतलब समुद्र में पोल्यूशन बढ़ेगा, तो ये जो कोरल रीफ है वो मरना शुरू हो जाएगा, वो गायब होना शुरू हो जाएगा। कोरल रीफ प्राइमरी फूड चेन बनाता है। मतलब कि जो आपने देखा ना जूजेंथलाइन, वो फूड दे रहा है इसको प्रकाश संश्लेषण करके। ये आपका जो बायोडाइवर्सिटी है ना उसका एक सोर्स है। अच्छा, कई बार होता क्या है ना कि जो मछुआरे होते हैं यहाँ पर मछली खूब मिलती है। अच्छा, आपने एक मूवी देखी होगी शायद, फाइंडिंग नेमो, देखिए आपने फाइंडिंग नेमो। एक मछली होता है, मछली का बच्चा होता है, वो खो जाता है, ठीक है ना। हाँ, इसका एक अगला पार्ट है फाइंडिंग डोरा करके, ऐसा कुछ है। डोरा एक ऐसी मछली है जो भूलती रहती है चीज़ों को, ठीक है ना। मतलब इसको कुछ देर के बाद भूल जाती है कि क्या हुआ था, मैं कहाँ हूँ, इस तरह से। दोनों अच्छी मूवी है, देखिएगा अगर मन करे तो। अब आती है बात कि ये जो कोरल है इसके ग्रो होने के क्या क्या कंडीशन हैं। जो कंडीशन है वो बहुत ही प्रिसाइज हैं। अगर ये फुलफिल होगा तभी वहाँ पर कोरल आएगा। सबमरीन शैलो प्लेटफॉर्म, मतलब कि जो सतह है वो समुद्र में बहुत गहरा नहीं होना चाहिए, 50 मीटर से ज़्यादा गहरा ना हो, ताकि उसको सनलाइट मिलता रहे, इंसुलेशन मिलता रहे। टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री तक होनी चाहिए। ये कोरल जो होते हैं वो हमारे ट्रॉपिकल में मिलता है। कुछ कोरल ठंडे प्रदेशों में भी होते हैं, उनको हम लोग कोल्ड वाटर कोरल कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको हम लोग कोल्ड वाटर कोरल कहते हैं। अगला, वार्म ट्रॉपिकल एंड लो लैटिट्यूड वाटर। लो लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? इक्वेटर के नज़दीक होगा, पानी गर्म होगा, ट्रॉपिकल वाटर होगा। कांस्टेंट सप्लाई होना चाहिए वहाँ पर न्यूट्रिएंट का। वहाँ का जो सैलिनिटी है वो 33 पार्ट्स पर 1000 से ज़्यादा या कम। इसको सॉल्टी वाटर चाहिए ही चाहिए, मैंने बताया था आपको कैल्शियम के लिए। इसका जो सैलिनिटी है होना चाहिए 33 पार्ट्स पर 1000। रिवर के माउथ पर ना हो, मतलब कि जहाँ पर डेल्टा वेल्टा बनता है वहाँ पर नहीं होना चाहिए। रिवर आएगा, गाद लेकर के आएगा, सेडिमेंट लेकर के आएगा और जा कर के वहाँ पर जमा देगा, तो क्या होता है? पानी टर्बुलेंट हो जाता है। अब चूंकि सेडिमेंट है तो पानी उतना साफ नहीं रह पाता, तो नीचे तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती। समझ गए बात? यहाँ पर जो पानी होगा वो सर्कुलेटिंग होना चाहिए ताकि न्यूट्रिएंट रिच रहे। मतलब कि पानी अगर एक जगह इकट्ठा रहेगा ना तो उस पानी का जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट है, वो तो कंज्यूम हो जाएगा। तो पानी अगर फ्लो होता रहेगा, बार बार बदलाता रहेगा, तभी ना उसमें न्यूट्रिएंट मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये 6 कारण हैं, ये 6 कंडीशन हैं कोरल रीफ के ग्रोथ के। 6 कारण सेटिस्फाई होगा तो कोरल रीफ वहाँ पर बनेगा। अब देखो कहाँ कहाँ पर कोरल रीफ मिलता है। दुनिया में करीब करीब हर जगह पर, ट्रॉपिक में करीब करीब हर जगह पर मिलता है कोरल रीफ। देखो पूरा का पूरा जो अपना साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया पूरा का पूरा वहाँ पर मिलता है। ये पूरा का पूरा रीजन देख रहे हो, ये सब। ऑस्ट्रेलिया का ये जो पार्ट है यहाँ पर आपको बैरियर रीफ मिल जाता है। प्रशांत महासागर में कई सारे आपके कोरल आइलैंड है, पूरा का पूरा झुंड ही है जो कोरल आइलैंड है। अपना लक्षद्वीप कोरल आइलैंड है। अंडमान निकोबार में भी कोरल मिलते हैं, वो
वो है वोल्केनिक आइलैंड, मगर वहाँ पर हमको कोरल रीफ भी मिलते हैं। मेडागास्कर के आसपास पूरा का पूरा जो एरिया है वो कोरल रीफ से घिरा हुआ है। यहाँ पर देखो ये एरिया साउथ अमेरिका का जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, यहाँ पर ये जो क्यूबा वगैरह वाला पार्ट है ना, वेस्ट इंडीज़, क्रिस गेल वाला कंट्री, तो यहाँ पर आपको ये फ्लोरिडा है यूएसए का, यहाँ पर आपको कोरल रीफ देखने को मिलता है। समझे कहाँ कहाँ पर है? क्रिस गेल के पास है, मेडागास्कर के पास है, मेडागास्कर मूवी है, एनिमेशन मूवी है, ये मेडागास्कर हमारा आइलैंड भी है, और ये कॉन्टिनेंटल आइलैंड है। मैंने आपको लास्ट क्लास में आइलैंड का टाइप पढ़ाया था, याद है? जो कॉन्टिनेंटल आइलैंड होता है वो महाद्वीप से अलग होकर के बना हुआ होता है। ये मेडागास्कर है, ये कॉन्टिनेंटल आइलैंड है, और इसके आसपास भी मिलता है। अपना साउथ ईस्ट एशिया, पैसिफिक ओशियन का जो आइलैंड है वहाँ पर आपको कोरल रीफ मिलता है। ठीक है, चलिए ये बातें हो गई। सेम मैप ये है, ये देख ही रहे हो, ये वाला क्रिस गेल, मेडागास्कर, साउथ ईस्ट एशिया। थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना? देख लो, ओके। चलिए अब आते हैं हम लोग कोरल ब्लीचिंग पर। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? कोरल ब्लीचिंग का मतलब ये है कि कोरल में से स्ट्रेस के कारण जो जूजेंथलाइन है वो निकल गया है। कोरल तो कैल्शियम का बना हुआ है, अब कोरल कैल्शियम का बना हुआ है तो उसमें कोई कलर वलर नहीं होता। जब जूजेंथलाइन उसमें रहने आता है तो उसके कारण उसके जीवन में रंग भरते हैं। क्या होता है? जब ये पॉलिप के भीतर जूजेंथलाइन रहने आता है तो उसके जीवन में रंग भरता है और वो कलरफुल बन जाता है। जैसे ही जूजेंथलाइन बाहर निकल जाता है इसके घर से, उसका जीवन मेरा सोना कोरा कागज़ वाला हो जाता है और फिर वो कोरे कागज़ की तरह सफ़ेद हो जाता है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक के? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो कोरल ब्लीचिंग होता क्या है। कोरल जब स्ट्रेस में होता है, कोरल जब टेंशन में होता है कि हाय हाय इतना ज़्यादा टेम्परेचर कैसे बढ़ गया, ओशियन में जो एसिडिफिकेशन है वो कैसे बढ़ गया, यहाँ पर किसी ने खाद क्यों छिड़क दिया, एल्गल ब्लूम कैसे हो गया, कई सारी चीज़ें। जब कोरल को टेंशन होता है, यूपीएससी का एग्ज़ाम आ गया प्रीलिम्स, दे एक्सपेल जूजेंथलाइन, वो भगा देता है, कहता है कि भागो भागो हमको पढ़ना है, एग्ज़ाम आ रहा है। तो जो जूजेंथलाइन है ना, इसको भगाता है और इसी कारण से कोरल सफ़ेद दिखने लगता है। इसी प्रोसेस को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। अब जूजेंथलाइन ही उसको खाना देता था। अब जो दोस्त तुमको खिला रहा है, पार्टी वार्टी दे रहा है, तुम उसी को भगा दिए हो घर से, तो भूखे मरोगे ना। तो यहीं पर कोरल मर जाता है। ठीक है ना? देखिए आप ये जो यहाँ पर कोरल देख रहे हैं ये ब्लीच्ड हो चुका है, कोरल ब्लीचिंग दिख रहा है ना किस तरह से, एकदम रंगहीन। और पहले कोरल कितना बढ़िया था। ठीक है, देखिए किस तरह से इसका कलर डिस्कलर हो जाता है और ये इस तरह का हो जाता है। देखो पहले एकदम रंग भरा हुआ है ना, रंगीन। अब देखो धीरे धीरे किस तरह से रंगहीन होता जा रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं कोरल ब्लीचिंग, है ना। ये पहले देखो पूरा ब्लू है, उससे धीरे धीरे सफ़ेद हो गया। समझ गए? इस तरह से होता है, इसको हम लोग कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। ये वाला इमेज देखो किस तरह से, ठीक है ना। अब यहाँ पर बता रहा है समय के साथ, देखो 2000, यहाँ पे देखो आएगा, आप शुरू से बताते हैं एकदम। देखो 75 में ऐसा था, 85 में इस तरह का हुआ, 95 में और वाइट हो गया, अब 2004 में एकदम मरने के कगार पर आ गया, 2014 में एकदम पूरा बर्बाद हो गया कोरल। ठीक है ना। तो इस तरह से कोरल की जो डेथ है वो होती है। अब ये कोरल ब्लीचिंग होता क्यों है, क्या कारण है? कोरल ब्लीचिंग क्यों होता है, क्या कारण है? सबसे पहला ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो है ना वो हर चीज़ का कारण है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हर चीज़ का कारण है। भारत में कोरोना क्यों आया, ग्लोबल वार्मिंग। ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा, ग्लोबल वार्मिंग। तो कई सारी समस्याएं हैं, गर्लफ्रेंड क्यों भागी, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसी कारण से जो समुद्र का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। अब चूँकि सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ गया है तो कोरल स्ट्रेस में आ जाता है और फिर उसको स्ट्रेस में
जूजेंथ्लाइन को बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है ना, तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा है ओजोन डिप्लीशन। जब ओजोन डिप्लीट होता है तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो नीचे की ओर आती हैं, पेनिट्रेट करती हैं, और इसी कारण से कोरल रीफ की डेथ होती है। तीसरा, ओशियन एसिडिफिकेशन। जब आपका ओशन एसिडिफिकेशन होता है तो जो एसिड होते हैं ना, एसिड मतलब क्या, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है। देखो ध्यान से, आपका जो H+ है इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया तो इसको हम कहते हैं कि वो एसिडिक हो गया। अगर OH- का बढ़ जाएगा कंसंट्रेशन तो इसको हम कहते हैं कि वो बेसिक हो गया है सॉल्यूशन। तो जब एसिड रिलीज होता है H2SO4 HCl वगैरह जब आकर के एसिड ड्रेन से मिलता है वहाँ पर, तो इस कारण से भी जो पूरा कैल्शियम होता है वो घुलने लग जाता है, कैल्शियम घुल जाता है, समझ रहे हो ना। उसमें एल्गल ब्लूम, जब एल्गल ब्लूम होगा तो जो एल्गी होता है वो सारा न्यूट्रिएंट कंज्यूम कर लेता है, न्यूट्रिएंट को कंज्यूम कर लेता है, और फिर नीचे वाला जो एल्गी है उसके लिए कुछ नहीं बचता, कोरल के लिए कुछ नहीं बचता, और फिर उसकी डेथ हो जाती है खाने पीने के अभाव में। अगर सेडिमेंटेशन बढ़ जाएगा, अगर नदी से सेडिमेंटेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो सूर्य का इंसुलेशन है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाएगा, पानी में टर्बुलेंस आ जाएगा, इसी कारण से कोरल स्ट्रेस में आ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। मैरीन पोल्यूशन, एक तो आपका प्लास्टिक पोल्यूशन है। जब प्लास्टिक पोल्यूशन होता है तो प्लास्टिक ऊपर में तैरते रहता है और तैरते तैरते सूर्य की रोशनी को नीचे नहीं पहुंचने देता। अगर ऑयल स्पिल हो गया है, मतलब कि अगर तेल वाला जहाज अगर डूब गया है, फूट गया है, कुछ हो गया है, ऑयल लीक हो गया है, तो ये जो तेल है ना वो ओशियन के सरफेस पर पूरा फैल जाता है, पूरा फैल गया सरफेस पर, तो नीचे तक लाइट पेनिट्रेट नहीं हो पा रही है और नीचे आपका कोरल रीफ मर जाता है, बीमारी हो जाती है कोरल रीफ में, ये भी एक बड़ा कारण है। तो ये 7 प्रमुख कारण हैं कोरल ब्लीचिंग के पीछे। अगला है कि कहाँ कहाँ पर कोरल ब्लीच हो रहा है। जहाँ जहाँ पर कोरल हमको दिखा था वहाँ वहाँ का कोरल ब्लीच हो रहा है। क्रिस गेल के घर वाला कोरल ब्लीच हो गया, मेडागास्कर वाला कोरल ब्लीच हो गया, हो रहा है। अंडमान, सॉरी, यहाँ पर अपना जो लक्षद्वीप वाला है, अंडमान वाला है, ये अंडमान वाला है, ठीक है ना, ये अपना लक्षद्वीप वाला, ये नीचे श्रीलंका वाला है, ये वाला, ये श्रीलंका वाला है, ये अंडमान एंड निकोबार वाला है, ये लक्षद्वीप वाला है, ठीक है। और ये आपका पूरा साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया वाला है। सभी जगह के जो कोरल हैं वो धीरे धीरे ब्लीचिंग के कगार पर पहुंच रहे हैं, वो सारे अभी स्ट्रेस में हैं। अब ये बताओ, अगर ओशियन से कोरल लॉस्ट, मतलब कोरल ख़त्म हो गए तो क्या होगा। अगर हमारे समुद्र से कोरल रीफ ख़त्म हो गए तो क्या होगा, ज़रा सोच के देखिए। कोरल रीफ जो होता है वो हमारे अलग अलग जीवों को शेल्टर प्रोवाइड करता है, एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। डोरा और नेमो सब लोग वहीं रहते थे, कोरल रीफ में ही रहते थे। तो अब जब कोरल रीफ नहीं रहेगा तो उनको खाना कहाँ से मिलेगा, वो रहेंगे कहाँ, डाइवर्सिटी का लॉस होगा। सुनामी इनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कोस्टल इलाकों को। कोस्टल इलाके में जो सुनामी के वेव्स होती हैं ना, उतना तेज़ी से प्रहार नहीं कर पाता, उसका स्पीड ये रोक देता है, तोड़ देता है उसका इफेक्ट, ठीक है। अगला जो सर्ज है, स्टॉर्म है, इसके लिए वो बैरियर का काम करता है, रुकावट का काम करता है, कोस्टल इलाकों में नुकसान कम होता है। जो कोस्टल इलाके हैं वहाँ पर इरोजन्स होने से रोकता है, मिट्टी कटने से रोकता है। कोरल रीफ में लोग तैरने वैरने भी जाते हैं, डोरा और नेमो से मिलने जाते हैं, टूरिज़्म, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर जब टूरिज़्म डेवलप होगा तो वहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगी, वहाँ पर जॉब क्रिएट होंगी ना, जो लोग वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, तैरने वाले, शूट वगैरह, ठीक है ना। फिशिंग कम्युनिटी को भी फ़ायदा होता है क्योंकि यहाँ पर मछलियाँ मिलती हैं और बाहर जो मछलियाँ आती हैं उनको पकड़ते हैं और इससे वो बेच करके वो मुनाफा कमाते हैं। इसी कारण से जो कोरल रीफ है उसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है। आपसे मैं सवाल पूछता हूँ एक, ये बताओ डाइवर्सिटी कहाँ पर ज़्यादा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा है कि कोरल में ज़्यादा है। चलो दोनों में तुलना कर लेते हैं आज। बताओ कमेंट सेक्शन में कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा है कि कोरल रीफ में ज़्यादा है, कहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब अगला हमारा टॉपिक है कि कोरल रीफ का फॉर्मेशन होता कैसे है। ये 3 स्टेज में होता है।
सबसे पहले फ्रिंजिंग रीफ बनता है, दूसरा बरियर बनता है, उसके बाद अटोल बनता है। जैसे कि मान लो कि आपका कोई दुकान है, आपके दुकान में कोई व्यक्ति काम करने आया, काम करने मतलब भत्ते पर काम करने, वो धीरे धीरे आपका काम सीखा, आपके दुकान के बगल में उसने अपना दुकान खोल दिया। अब क्या हुआ, आपका दुकान धीरे धीरे डूब गया और उसका दुकान चलने लग गया, क्योंकि वो सर्विस बड़ा मतलब जो सर्विस बढ़िया प्रोवाइड कर रहा है, प्रोडक्ट बढ़िया प्रोवाइड कर रहा है। सेम काम होता है यहाँ पर। ये बेचारा वोल्केनो है, अकेला चिल कर रहा है एकदम, ठीक है ना। इसके बगल में जो कोरल हैं वो आकर के रहना शुरू किया। क्या किया? कोरल आकर के रहना शुरू किया, क्योंकि जो वोल्केनो का नीचे सतह है, ज़्यादा नीचे तो है नहीं यहाँ पर, है ना, तो इसे किनारे पर रहना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पर अपना जो डेरा डंडा है वो गाड़ लिया है और यहीं पर रह करके सूर्य की रोशनी खा करके, जो लाइन से खाना खा करके उसका अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अब जब ओशियन का लेयर बढ़ता है तो ये जो ओशियन, जो आपका वोल्केनो है ना, वो धीरे धीरे डूबने लगता है। अब उसका जो दुकान आपके बगल में खोला था, उसने अपना जो दुकान आपके बगल में खोला था वो धीरे धीरे आपसे इंडिपेंडेंट हो गया है। क्या हुआ है? आपसे इंडिपेंडेंट हो गया है, ये बैरियर रीफ बन गया है, ठीक है। अब आपका दुकान पूरी तरह से डूब गया, आप उससे compete नहीं कर पाए, जो आपका ओशियन का लेवल है वो बढ़ गया है और ये फिर अटोल बन जाता है। क्या हो जाता है? ये अटोल बन जाता है, ठीक है। ये जो कोरल होता है वो कॉन्टिनेंट के मार्जिन पर भी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का मार्जिन है, ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है ना उसका मार्जिन है नॉर्थ ईस्ट वाला, वहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ डेवलप हुआ है। आइलैंड के अराउंड भी, जैसे कि अपना क्रिस गेल वाला आइलैंड, मेडागास्कर वाला आइलैंड, लक्षद्वीप, इन सभी के अराउंड कोरल रीफ बन सकते हैं। सबसे पहले फ्रिंजिंग रीफ बनता है, मतलब आपके यहाँ आकर के काम किया, अपना काम धंधा सीखा, उसके बाद आपके बगल में दुकान खोल लिया, आपको कंपटीशन दिया, आपके दुकान को धीरे धीरे डुबा दिया और फिर वो आपसे इंडिपेंडेंट होकर के अपना एक अटोल बना लिया। क्लियर बात है, ठीक है ना। देखो ये हटा देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर किस तरह से जो फ्रिंजिंग रीफ है वो बन रहा है, बैरियर रीफ बन रहा है, फिर उसके बाद अटोल बन जा रहा है। अटोल पूरा कंटिन्यूअस नहीं होता। क्या होता है? अटोल पूरा कंटिन्यूअस नहीं होता, बीच बीच में गैप रहता है। तो इसी गैप से होकर के समुद्र का पानी जो है ना वो अंदर के झील में मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग लगून कहते हैं। लगून है, खारा पानी होता है अंदर का, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो अटोल है वो डेवलप होता है। सेम बातें जो मैंने आपको बताया, फ्रिंजिंग रीफ थोड़ा सा अलग अलग स्लाइड में कर दिया है ताकि आपको समझ में अच्छे से चीज़ें। कोरल रीफ डेवलप अलोंग मार्जिन ऑफ एन आइलैंड, मतलब कि आपको दुकान के बगल में दुकान खोला और आपसे हल्का सा गैप क्रिएट करके रखेगा ताकि दोनों दुकान में जो कस्टमर हैं वो आएँ। जो ये आपके रीफ के बीच में आपका जो झील है वो धीरे धीरे बनना शुरू होगा, दोनों में जो विवाद है वो बढ़ना शुरू होगा। विवाद बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा गहरा हो जाएगा, लगून बन जाएगा और आपका जो बैरियर रीफ है वो बन करके तैयार हो जाएगा। आपके उसके बीच में एक बैरियर, एक जो रुकावट है पैदा हो जाएगी, फिर आपको मतलब वो अपना अटोल, अपना इंडिपेंडेंट बन जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमको बैरियर रीफ देखने को मिलता है, मतलब आपके बगल में है मगर अपना इंडिपेंडेंट खोले हुए है। ज़्यादा समय मतलब ज़्यादा केस में वो दुश्मनी नहीं लेते जिससे उन्होंने सीखा है उससे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें हो जाती हैं, कोस्ट के पैरेलल ही रहता है और बैरियर रीफ बनाता है और फिर वो बन जाता है अपना अटोल, ठीक है। चलिए, ये आपका फ्रिंजिंग रीफ है रियल वाला, ये अटोल है रियल वाला, दिख रहे हैं आपको। ये आपका लगून है, लगून है। इससे पानी जो है ना वो आ जाता है, देखो यहाँ से पानी अंदर आता है, बाहर भी जाता है, कनेक्टेड है ओशियन से। अब ये देख रहे हैं आप ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया वाला, ठीक है ना। यहाँ का भी जो कोरल रीफ है वो धीरे धीरे होता जा रहा है, ब्लीच होता जा रहा है। अब आते हैं हम लोग मैरीन पोल्यूशन पर। जब ओशियन में कोई फॉरेन एलिमेंट आकर के मिलता है और ओशियन की क्वालिटी के, ओशियन के वाटर क्वालिटी को, इकोसिस्टम को गंदा करता है, डिग्रेड करता है, तो उसको हम लोग मैरीन पोल्यूशन कहते हैं।
प्लास्टिक आकर के गिरा। कई सारे जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती हैं वो एक्सपायर हुई दवाइयों को जाकर फेंक देती हैं उधर, तो वो आकर के पॉल्यूट कर रहा है। कोई ऑयल स्पिल हो जाता है, उससे पॉल्यूट होता है। कई सारे कारण होता है। ये सारे पॉल्यूशन मैरीन डाइवर्सिटी के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, और मैरीन डाइवर्सिटी हमारे पृथ्वी का मेन वेल्थ है। वही अब सोचो, पृथ्वी पर इतनी बड़ी साइज़ में अगर पानी है, नीचे मरीन है, तो वहाँ पर तो डाइवर्सिटी होगी ही, जीव वहीं पर रहते हैं ज़्यादातर। अब यहाँ पर कई सारे कारक हैं। पहला है ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल होने से जो सनलाइट है वो नीचे नहीं आ पाता है, ठीक है ना, वो नीचे नहीं आ पाता है, और सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, ऑक्सीजन नीचे नहीं पहुंच पाता। जो लैंड से रन ऑफ है, मतलब कि रन ऑफ का मतलब क्या होता है, मान लो कि खेत है, वहाँ पर आपने उर्वरक डाला, उर्वरक बारिश का पानी से धुल करके जा रहा है समुद्र में बगल वाले में, तो ये जो न्यूट्रिएंट है ना, न्यूट्रिएंट के कारण यूट्रिफिकेशन होता है, एल्गल ब्लूम होता है, और इस एल्गल ब्लूम के कारण सारा न्यूट्रिएंट एल्गी कंज्यूम कर लेता है। वहाँ पर ऑक्सीजन का ध्यान सुनना, न्यूट्रिएंट सारा न्यूट्रिएंट सारा कंज्यूम कर लिया, वहाँ का जो ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम कर लिया, और फिर वहाँ पर सनलाइट आने से भी रोक देता है, क्योंकि उसके ऊपर पूरा लेयर बना लेता है। तो यूट्रिफिकेशन से 3 खतरे हैं। न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जो सनलाइट है वो नहीं नीचे पहुँच पाता। एटमॉस्फेरिक इनपुट, इसके कारण से मतलब कि ऊपर से जब एसिडिक रेन हो रहा है तो नीचे का पानी एसिडिक हो गया, कैल्शियम घुलने लगता है, और आपका रीफ खत्म होने लगता है। टॉक्सिक एलिमेंट अगर हम डाल दें समुद्र में तो क्या होगा, मैरीन जो पानी है वो टॉक्सिक हो जाता है, वहाँ के जीव मरने लग जाते हैं। बैलिस्टिक वाटर इशू, बैलिस्टिक वाटर क्या होता है, जो जहाज होता है, जहाज को तैरते रखने के लिए उसके तले में पानी भर दिया जाता है। आपने कभी बारिश में जहाज चलाया है बना कर कागज़ वाला? अगर आप कागज़ का नाव चलाते हैं और उसमें एक कंकड़ रख देते हैं तो अच्छे से चलता है, डूबता नहीं है वो, ठीक है ना, डगमग डगमग नहीं होता। तो सेम किया जाता है इसी से, मतलब इसी तरह से जो रियल का जहाज है, रियल के जहाज में इसकी तली में पानी भर दिया जाता है। अब मान लो कि कोई जहाज चला है ऑस्ट्रेलिया से, तो पानी भराएगा ऑस्ट्रेलिया में। अब वो पानी मतलब ये जहाज चलते चलते पहुंच गया है इंडिया, या ये जहाज चलते चलते पहुंच गया यूएसए। अब वो जा कर के वहाँ पर अपना पानी रिलीज़ करेगा, ठीक है ना। तो जो जीव ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक पाए जाते थे वो जीव उस जहाज के तले में रह के पहुंच जाएगा आपका यूएसए, पहुंच जाएगा इंडिया, और वहाँ पर वो इन्वेसिव स्पीसीज़ के रूप में डेवलप होगा। ये क्या होता है, इन्वेसिव स्पीसीज़ का मतलब ये है कि कोई फॉरेन जीव है, मतलब वो वहाँ का लोकल नहीं है, कहीं बाहर से आया, ऑस्ट्रेलिया से आया है, और चूंकि उसका यहाँ पर कोई प्रेडेटर नहीं है, उसको खाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, तो वो खूब डेवलप होता है। गर्मी की छुट्टी में आप जब नानी के यहाँ जाते थे तो कोई डांटने वाला तो है नहीं, दबा के खाते थे, मोटे हो जाते थे। वो भी यही कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया से नानी के यहाँ आया है इंडिया या फिर यूएसए, कोई डांटने वाटने वाला है नहीं, कोई मारने वारने वाला, दबा के खाया, मोटा हो गया, खूब डेवलप हुआ एकदम। और इस तरह से वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को, दूसरा खाना छीन के खा गया, वहाँ के बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुँचाता है। समझ गए? ये हमारे होते हैं मैरीन पोल्यूशन। अब कभी कभी होता क्या है कि आपका जो ऑयल स्पिल है, अगर जहाज डूब गया है, वहाँ से क्रूड ऑयल लीक कर गया है, तो हमको कोस्ट पर ये सब जो ऑयल का जो अवशेष है वो दिखता है। टॉरबॉल कहते हैं इसको। ये पेट्रोलियम का जो लुगदी होता है वो बन जाता है। ये एक मोम की तरह होते हैं, इस तरह के। देखो अभी हाल में न्यूज़ भी आया था, 2014 में था ये न्यूज़, कि जो मुंबई का बीच है वहाँ पर टॉर बॉल देखने को मिला है। इंडियन ओशियन में एक ऑयल स्पिल हुआ था, उसी कारण से ये जो टॉर बॉल हैं वो आकर के यहाँ पर बहते हुए आ गए थे। चूँकि इसका प्रभाव हमारे यहाँ भी है, जैसे कि चौपाटी है, चौपाटी जहाँ पर ऐश्वर्या राय जाकर सुसाइड करने का धमकी दे रही थी,
अक्षय कुमार वाली मूवी में ठीक है ना। तो बीच है एक्चुअली ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें हैं। हाँ, तो जो टॉर बॉल है इस कारण से बीच पोल्यूशन भी हमको देखने को मिलता है। चलिए अब एक सवाल करते हैं, इनमें से कौन कौन कंडीशन, रुको, देखो ध्यान से, इनमें से कौन कौन से फैक्टर फेवरेबल हैं कोरल रीफ के ग्रोथ के लिए? ओपेक एंड क्लियर वाटर, abundant sunlight at shallow depth, warm water temperature condition, estuary where river drain fresh water। एस्चुरी के पास कोरल रीफ नहीं बनता है क्या? नहीं बनता वहाँ पर। अब देखो, वाटर एकदम साफ होना चाहिए, सनलाइट खूब मिलनी चाहिए और वाटर 25 से ज़्यादा टेम्परेचर का होना चाहिए। तो आपका अगर आपने चौथा काट दिया तो क्या हो जाता? 4 4 4 खत्म हो जाता, आपका आंसर बी अपने आप आ जाता। अगर आपने एस्चुरी को एलिमिनेट कर दिया होता तो आपका आंसर अपने आप यहाँ पर आ जाता बी। 2 और 3 केवल सही है। ओपेक नहीं, ट्रांसपेरेंट हो ताकि जो सूर्य का प्रकाश है वो नीचे की ओर आ सके। तो ओपेक है तो क्लियर कैसे होगा? अगला सवाल, हमने आपको प्लेटू के बारे में बताया था, अलग अलग तरह के प्लेटू होते हैं, इंटरमाउंटेन प्लेटू, पिडमोंट प्लेटू, वोल्केनिक प्लेटू, फ्लड बेसाल्ट प्लेटू। आपको बताना है कि कौन सा प्लेटू इंटरमाउंटेन है, कौन सा वोल्केनिक है, कौन सा फ्लड बेसाल्ट है। तो ध्यान से देखिएगा, जो आपका कोलोराडो है ये जो आपका कोलोराडो प्लेटू है ना, कोलोराडो प्लेटू और बोलिवियन प्लेटू ये इंटरमाउंटेन प्लेटू है, मतलब 2 पहाड़ों के बीच में ये पठार मिलता है, ठीक है। तो बोलिवियल प्लेटू ये इंटरमाउंटेन है और जो कोलोराडो प्लेटू है ये इंटरमाउंटेन है। क्लियर बात है। तो चूंकि पहला सही है तीसरा गलत है, तो आपने क्या किया? 3 3 3 ये उड़ गया, बी सी डी चला गया और पहला आपका आंसर हो गया 1 2 एंड 4। पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। जो पेंटागोनिया है वो कहाँ पे है? साउथ अमेरिका है ना, वहाँ पर एंटीज के बगल में है पेंटागोनिया। डेजर्ट भी है वो, पेंटागोनिया प्लेटू भी है, ठीक है। तो ये पिडमोंट टाइप का प्लेटू है, ठीक है। पेंटागोनिया प्लेटू जो है वो पिडमोंट टाइप का प्लेटू है, काफ़ी ज़्यादा शुष्क है वो जो पूरा रीजन है वो। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये सवाल मैंने दिया था आपको सविंदर सिंह के ज्योग्राफी से। अगला सवाल है इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव के बारे में। इट इज़ एन इनफॉर्मल पार्टनरशिप बिटवीन नेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन विच स्ट्राइव टू प्रिजर्व कोरल रीफ एंड इकोसिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। ये काफ़ी जेनरिक स्टेटमेंट है। क्या है? ये लाइन काफ़ी जेनरिक है, काफ़ी जनरल है। ये इनफॉर्मल पार्टनरशिप है देशों का, ऑर्गेनाइजेशन का, जो कोरल रीफ को बचाना चाहता है। दूसरा, इसको फाउंड किया गया था 1994 में 8 देशों के द्वारा, भारत समेत। बताओ जरा कौन सा सही है यहाँ पे? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नाइदर। यहाँ पे आपका जो दूसरा है वो गलत है। यहाँ पर इंडिया पार्ट नहीं था। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जमैका, फिलीपींस, स्वीडन, यूके और यूएसए, ठीक है ना। बाद में इंडिया आया। इसके डिसीजन बाइंडिंग नहीं होते। पहला सही है, दूसरा गलत है। 8 देश जिन्होंने फाउंड किया था उसमें भारत नहीं था। हाँ, 1994 में ये फाउंड हुआ था, 8 देशों के द्वारा फाउंड हुआ था, मगर उसमें यूएसए, यूके, फ्रांस, स्वीडन, फिलीपींस, जापान और जमैका और ऑस्ट्रेलिया, ये देश थे। ये आपके 8 देश थे जिन्होंने ICRI को फाउंड किया था, ठीक है। तो ये हो गई बातें हमारी इसके बारे में। अब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करेंगे। क्या करेंगे? जो इंडियन ज्योग्राफी है उसको हम लोग विस्तार से शुरू करेंगे। आपको लगातार लेक्चर मिलेगा उसका। 8-10 दिन के भीतर हम लोग पूरा ज्योग्राफी अपना ख़त्म कर देंगे, ठीक है। लेक्चर का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पर आपको इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा। और जो कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डॉक दिया गया है,
उसमें अपना जो क्वेश्चन है उसको लिख दीजिए। संडे को हम लोग लाइव क्लास में उसको डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। चलिए, अच्छा लगे तो लाइक, खराब लगे तो डिसलाइक। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।